किया। हारून, तुम्हारे सवाल का मैंने जवाब पहले ही दे दिया है कि बेटा ये सारी चीजें मेरे एंड से नहीं होती हैं, ये तुम्हारी टेक्निकल टीम इसको देखेगी। आप एक बार जिसके साथ भी बैच को लेकर के कोऑर्डिनेट करते हो उसको ये बताइए कि आपके नोट्स अभी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। चल अब यहां बात करने जा रहे हैं, कल जो हमने जहां पर बात शुरू की थी वो था नमक, ठीक है, कि कैसे गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री जो मांग पत्र है उस मांग पत्र में भी नमक को शामिल किया था, ठीक है, कि नमक एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। तो गांधी जी ने नमक बनाने या नमक कानून तोड़ने के लिए एक यात्रा की, जिसके बारे में आप लोग सब जानते हैं, उसका नाम है दांडी। कई जगहों पर इसको दांडी भी लिखा जाता है, ठीक है, दांडी या दांडी यात्रा। ये यात्रा जो थी दरअसल पूरे के पूरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की यात्रा थी, ठीक है, कि कैसे गांधी जी अपने साबरमती स्थित आश्रम, साबरमती यानी अहमदाबाद, और वहां से दांडी तक का पूरा जो है एक यात्रा करते हैं, एक मार्च निकालते हैं, चुने हुए 78 सहयोगी, और उन्होंने कहा कि पूरे देश में शांति हो जानी चाहिए, तब मैं ये नमक कानून तोड़ूंगा। तो इस वजह से क्योंकि गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की, दांडी यात्रा में गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा, भंग किया, इसलिए ही इसको नमक सत्याग्रह कहा जाता है। नमक सत्याग्रह, क्योंकि गांधी जी ने उसके बाद ये कहा कि जहां पर भी संभव हो नमक कानून भंग किए जाएं, लेकिन नमक कहां बनता है? नमक बनता है समुद्र तट पर, ठीक है, समुद्र तट पर, यानी समुद्री जो तटीय इलाके हैं वहां पर तो नमक कानून टूटेगा। नमक समुद्र चाहिए, और समुद्र के लिए जो तटीय इलाके हैं, तो तटीय इलाकों में क्या हुआ? नमक कानून को तोड़ा जाएगा, क्योंकि नमक वहीं बनाया जा सकता है, नमक कानून भंग। लेकिन ये आंदोलन केवल और केवल तटीय इलाकों तक तो सीमित नहीं है, तो अन्य इलाकों में, अन्य क्षेत्रों में जो आंदोलन है उसके विविध रूप सामने आएंगे, ठीक है, आंदोलन इसके विविध रूप सामने आएंगे, विविध रूप होंगे। उन विविध रूपों का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? सविनय अवज्ञा, ठीक है, सविनय अवज्ञा। इसको जरा सा यहां पर देख लो कि अब ये सविनय अवज्ञा से क्या अर्थ है, जो इसका नाम है सविनय अवज्ञा। अब आप क्या देखते हैं, इसमें दो चीजें आपस में आपको जुड़ी हुई मिलती है, जिनकी संधि मिलती है। एक तो सविनय, सविनय क्या है? यानी विनम्रता पूर्वक, ठीक है, विनम्रता पूर्वक, सविनय, ये हमारा विनय है, हम पूरी विनम्रता के साथ क्या करने जा रहे हैं? अवज्ञा। अवज्ञा, अवज्ञा का क्या मतलब होता है? उल्लंघन, ठीक है, उल्लंघन। उल्लंघन का मतलब कानून भंग करना, ठीक है, कानून भंग करना। तो सविनय अवज्ञा है ये, विनय के साथ, विनम्रता के साथ कानून तोड़ना मूल उद्देश्य है इस पूरे आंदोलन का। और इसीलिए नमक भले ही उसकी एक केंद्रीय जो है रणनीति है कि नमक कानून को भंग किया जाए, परंतु अन्य तरीकों से भी कानून को भंग करना इसके भीतर शामिल है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा? शुरुआत तो वहीं से होगी जहां से गांधी जी करना चाह रहे हैं, दांडी यात्रा और नमक कानून को भंग करना, ठीक है, लेकिन उसके विविध रूप भी हमको दिखाई देंगे, ठीक है, इस फर्क को तुम लोग समझ गए। अब देखो ये आंदोलन बड़ा जबरदस्त है। अब गांधी जी चले, अंग्रेजों को लगा क्या कर लेंगे, 78 लोगों के साथ तो चल रहे हैं, ठीक है, 78 लोगों से क्या होने वाला। लेकिन भाई जैसे जैसे खबर चली कि गांधी जी चल रहे हैं, जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने छापना शुरू किया, पूरे देश में खबर कि भैया एक गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन छेड़े थे और 8 साल के बाद में गांधी जी फिर निकले हैं। इसके बीच में रचनात्मक कार्यक्रम से बहुत ज्यादा लोगों को कांग्रेस से जोड़ा गांधी जी ने, गांव गांव में कांग्रेस पहुंच गई है। और जब अब गांधी जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना, तो जबरदस्त मोमेंटम बन गया मूवमेंट का, ठीक है। तो कल से आगे तुम लोग जरा पहली हेडिंग डालो, दांडी यात्रा, ठीक है, दांडी यात्रा, और ब्रैकेट में लिखो 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, ठीक है, 12 मार्च को शुरू हुए, 6 अप्रैल को यात्रा खत्म हुई, तो इसको इसी से लिख लो, ठीक है, ठीक। अब अगला पॉइंट लिखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत, सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत गांधी जी के दांडी या दांडी मार्च से होती है, ठीक है, होती है। गांधी जी ने अपने 78 सत्याग्रहियों के साथ, ठीक है, के साथ यह यात्रा 12 मार्च 1930 को आरंभ की। ये एकदम बढ़िया बड़ा सवाल है डेट वैल्यू का।
कब शुरू की और कब खत्म की, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद स्थित अपने साबरमती आश्रम से शुरू की। अंग्रेजों ने गांधी जी की इस यात्रा को शुरुआत में नजरअंदाज करने का प्रयास किया, परंतु इस यात्रा ने पूरे देश में जनता को आंदोलित कर दिया। गुजरात के नवसारी जिला स्थित दांडी के समुद्र तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा का बिगुल फूंक दिया। इसके बाद उन्होंने एक भाषण में सविनय अवज्ञा की घोषणा करते हुए कहा कि राजद्रोह मेरा धर्म बन चुका है। और ये इतना महत्वपूर्ण स्पीच थी और ये कोटेशन इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर इसी साल सवाल आ गया है। ठीक है, राजद्रोह मेरा धर्म बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, गांधी जी के इस कथन का ऐतिहासिक महत्व है। अब देखो क्या महत्व है, ये फर्क समझ लो कि क्यों ये स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है। और अभी तो इससे प्रीलिम्स में सवाल आया आने वाले कई साल। तो तक यहां से कुछ पूछा नहीं जाएगा, फिर भी विवेचना की दृष्टि से इसको लिख लेना जरूरी है। लिखो, असहयोग आंदोलन के समय अंग्रेजी सरकार के साथ असहयोग यानी उनका सहयोग नहीं करेंगे और बहिष्कार, याद है ना, बहुत सारे बहिष्कार के कार्यक्रम थे। असहयोग और बहिष्कार मूल रणनीति थे।
कानून का उल्लंघन उसमें शामिल नहीं था। कानून का उल्लंघन उसमें शामिल नहीं था। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधीवादी राजनीति का, गांधीवादी राजनीति का एक अधिक आक्रामक आंदोलन सिद्ध हुआ। चूंकि अंग्रेज, इसी में लिखना आगे, क्योंकि अंग्रेज कानून को तोड़ना राजद्रोह मानते थे, चूंकि अंग्रेज कानून तोड़ना राजद्रोह मानते थे, इसलिए गांधी जी का यह कथन, चूंकि अंग्रेज कानून तोड़ना राजधर्म मानते थे, इसलिए गांधी जी का यह कथन अंग्रेजी सत्ता को सीधे तौर पर चुनौती देता था। अगला पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट। यह आंदोलन और दांडी यात्रा, यह आंदोलन और दांडी यात्रा अपने आप में दुनिया के पहले जन आंदोलन, दुनिया के पहले जन आंदोलन जिसमें जनता शामिल है, जन आंदोलन की मिसाल है। एक अलग जो सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल प्रीलिम्स के लिहाज से, वो भी इसी में आ जाएगा। यूनाइटेड प्रेस, जैसे आज तुम लोग एएनआई, पीआईबी है ना, तुम लोग देखते हो, तुम लोग रिपोर्ट्स भी पढ़ने लग गए आजकल करंट अफेयर्स के लिए। पीआईबी रिपोर्ट्स, एएनआई है जो ऑफिशियली तुमको खबर भेजती है, देती है ना, पीटीआई है, इस तरीके की एजेंसियां हैं। वैसे दुनिया में कुछ मीडिया एजेंसीज बन गई थी, तो यूनाइटेड प्रेस एक ऐसी ही एजेंसी हुआ करती थी जो भारत में भी काम कर रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल प्रीलिम्स के लिहाज से है, क्योंकि दांडी यात्रा का जो कवरेज और बाद में असहयोग आंदोलन के कुछ और चीजों का कवरेज जो मिलर ने किया, जिनका अभी हम नाम लेने जा रहे हैं, जिस पत्रकार का, जो यूनाइटेड प्रेस में काम करते थे, उससे पूरी दुनिया को पता चला कि बाप रे, ये तो कुछ अलग हो रहा है। गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा ये आंदोलन तो दुनिया ने कभी देखा ही नहीं था। इस तरीके का आंदोलन दुनिया ने इससे पहले युद्ध देखे थे, दुनिया ने इससे पहले हड़ताल जुलूस देखे थे, दुनिया ने इससे पहले पत्थरबाजी देखी थी, दुनिया ने इससे पहले जो है भीड़ की हिंसा देखी थी। लेकिन यहां तो एक अहिंसक सेना चल रही है, खद्दर पहने, लाठी लिए, गांधी जी और उनके साथ उनके अनुयायी गीत गाते हुए, भजन गाते हुए, शांत, कोई उत्तेजना नहीं, कोई क्रोध नहीं, धीरे 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 दांडी की तरफ बढ़ रहे। और किसी को यह अंदाजा नहीं था कि गांधी जी की यात्रा का समर्थन करने के लिए जनता कैसे टूट पड़ेगी। गांधी जी का जो पथ है यात्रा का, उसके दोनों तरफ लगातार हजारों लोग खड़े हुए हैं। कोई फूल माला फेंक रहा है, कोई जो है फूल बरसा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लोग पेड़ों पे चढ़े हुए हैं गांधी जी की झलक पाने के लिए। तो अंग्रेजों को तो पता ही नहीं था कि अरे बाबा ने क्या कमाल कर दिया, बाबा चले यात्रा पे, हजारों लोग यात्रा का स्वागत करने के लिए दोनों तरफ खड़े हैं। तो सोच लीजिए कि दांडी तक पहुंचते पहुंचते लाखों लाख लोग सड़कों पर आ चुके थे और देश में गांधी जी ने कहा था शांति, पहले नमक कानून टूटेगा फिर शुरू करना। तो किसी को अंदाजा नहीं लगा। तो अगला पॉइंट लिखो, यूनाइटेड प्रेस के भारत में प्रतिनिधि एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर थे। एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर थे। वेब मिलर ने दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को कवर किया था। कवर करने का मतलब क्या होता है, उसकी खबरें छापी थी, है ना। पत्रकारिता भाषा में क्या कहते हैं, कवर करना, को कवर किया था। उनके द्वारा प्रकाशित खबरों, फोटोग्राफ्स और वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया को
सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पता चला, ठीक है। अब ये तो एक हो गया आंदोलन। अब देखो कि जैसे सवाल जिस तरीके के बन रहे हैं, तो इस पूछ लिया ना कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में क्या क्या शामिल था, वैसे हमें देख लेना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो विरोध के स्वरूप थे उसमें क्या क्या शामिल था। हमने देखा गांधी जी ने दांडी यात्रा की, नमक कानून का तो उल्लंघन शामिल है ही है, शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों का बहिष्कार और धरना। हमने आपको बताया है विदेशी कपड़े का कि होली तो बहुत पहले से जलाई जा रही, लेकिन पहले होली जलाई जा रही थी तो लोग विदेशी कपड़ा जला देंगे तो पहनेंगे क्या। अभी गांधी जी ने उनके हाथ में चरखा दे दिया है, चरखा दे दिया। मैंने देख लिया है कमेंट, 10 बजे का बेटा बोल दिया गया है, ठीक है, बात हो गई है, एज सुन एज पॉसिबल ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहनेंगे क्या, अब गांधी जी ने उनको चरखा दे दिया है और चरखा देके कहा है काटो तो पहनो, पहनो तो काटो। अगर पहनो तभी काटो, काटना क्या होता है, सूत काटना, काटना नहीं है काटना है, ठीक है, सूत काटना। तो अगर पहनो तो ही काटो और अगर काटो तो पहनो जरूर, है ना। तो अब क्या हुआ, कपड़ा आ गया लोगों के पास, इसलिए विदेशी कपड़ों की होली जलाना अब आसान हो गया, ठीक है, विदेशी कपड़ों की होली जलाना आसान हो गया। और वो प्रतीक था कि हम विदेशी सामान जो है वो उसकी होली जलाएंगे। बड़ी मार्मिक हमको इसमें कथा भी। इंदिरा गांधी बहुत छोटी थी, बच्ची थी, तो उनके पास एक विदेशी गुड़िया थी बहुत सुंदर। तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बाबा, पापा, मम्मी, दादी, सबके सब जो है ना स्वतंत्रता संग्राम में है, और इंदिरा के पास ये जो है विदेशी गुड़िया है। तो होली जला रही है तो छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया था, एक सेना बनाई थी, उसका नाम था वानर सेना, बच्चों की सेना। वानर सेना ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, इंदिरा ने भी जला दी, लेकिन गुड़िया थी उनके पास, विदेशी गुड़िया जो सबसे प्रिय थी। तो नेहरू जी ने कहा कि तुम्हारे पास ये तुम्हारी जो गुड़िया है ये भी तो विदेशी है, तो तुम्हारा ये स्वदेशी का संकल्प तो पूरा नहीं होता जब तक तुम ये विदेशी गुड़िया जला नहीं देती। तो बड़ा बेचारी छोटी बच्ची, दिल पे पत्थर रख करके उन्होंने अपनी उस गुड़िया को भी उस होली में फेंक दिया कि विदेशी गुड़िया से भी नहीं खेलेंगे। खैर सही गलत अलग चीज, लेकिन ये कहानी थी। तो क्या था, विदेशी कपड़ों की इसलिए होली जलाना आसान हो गया क्योंकि अब लोग खुद खद्दर पहन रहे हैं, इसलिए कपड़े की कमी नहीं है। ऐसा नहीं नंगे घूमेंगे विदेशी कपड़ा, मार्केट में विदेशी कपड़ा ही था, भारतीय कपड़ा था नहीं। इसलिए पहले होली जल रही थी लेकिन कम जल रही थी, इस बार बिल्कुल हु करके ऐसा लग रहा था हर जगह हर चौराहे पर होली जल रही, इतना बड़ा आंदोलन बन गया था। क्यों, गांधी जी आंदोलन बना रहे थे। शराब, हमने बताया औरत, घर की औरत सबसे ज्यादा परेशान होती है शराबी आदमी से। पता चला बेचारी दिन भर काम कर रही है, बच्चे पाल रही है, खाना बना रही है, 3 टाइम का शाम को खाना बना के बैठी है कि आएंगे वो खाएंगे पति परमेश्वर, और पति परमेश्वर झूलते हुए यार एकदम मैं नशे में टल्ली हो गया की करिए करते हुए, है ना। तो सबसे ज्यादा परेशान कौन थी, औरत। इसलिए शराब की दुकानों पर धरना देने में सबसे पहले औरतें शामिल हो गई, औरतें शामिल, और इसमें बड़े घरों की औरतें और जो गरीब घर हैं उनकी औरतें, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की औरतें, सब शामिल थी, ठीक है, सब शामिल थे। तो अचानक से इस आंदोलन में औरतें बहुत ज्यादा आ गई। इतना ज्यादा मोबिलाइजेशन औरतों का था कि माना जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में औरतों की, स्त्रियों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण बात थी। बच्चे आज हमारी क्लास में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, गर्ल स्टूडेंट्स, फीमेल, ठीक है, बड़ी खुशी हम लोगों को होती है। तो हम इतिहास पढ़ते पढ़ाते, लड़कियों की स्वतंत्रता बहुत कठिन काम है भाई, बड़ी मुश्किल से मिली है। अब गांधी जी ने क्या कर दिया कि इन लड़कियों को उठा करके सड़क पे ले आए, आंदोलन में ले आए, राजनीति में ले। अब तुम सोचो जरा, पुलिस, अगर कहेंगे अरे यार हमारे घर की औरतें पुलिस है, उस समय आंदोलन में निकल गई, पुलिस से भी ये सामने खड़ी है, पुलिस अगर लाठीचार्ज कर रही तो लाठी खा रही है, जेल जा रही है। क्रांतिकारी आंदोलन में तो हमने देखा ही था ना, स्त्रियां भी हैं। यहां पर क्या है, अहिंसक आंदोलन में भी क्या स्त्रियों की भागीदारी है, जबरदस्त जबरदस्त। और ये एक आंदोलन कैसे बन रहा है, एक छोटी सी कहानी सुन लो। ऐसी शराब की दुकान पे धरना चल रहा है औरतों का। अब एक लेडी है तो वो जेवर पहने, बहुत ज्यादा नहीं भी पहने हो, लेकिन एक मंगलसूत्र पहने होंगी, कान में झुमकी और नाक वाक में कुछ पहने हो, इतना मतलब, या कड़ा वड़ा 2-4 पहने होंगी, जो भी था थोड़ा बहुत जेवर वो पहने थी। अब शराब की दुकान पे धरना दे रही, बड़े घर की नहीं होंगी। अचानक से पुलिस आ गई, पुलिस ने लिया घेर, और ये हुआ कि गिरफ्तार कर ले। अंग्रेज दुनिया के सबसे बड़े चोर हैं, ये हम लोग जानते थे। तो उनको लगा कि ये थाने ले जाएंगे तो ये गहना जेवर तो सब गया। तो उन्होंने सोचा क्या करें, तो एक पोटली बनाई, रुमाल था, रुमाल में सब निकाला, एक पोटली बनाई, सोचा कि घर भेज दे, ठीक है। नहीं श्वेता, इससे पहले कभी सविनय अवज्ञा नहीं हुआ, असहयोग के समय होना था लेकिन नहीं हो पाया था, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, इन्होंने पोटली बनाई, अब भेजे कैसे, अकेली है। तो एक जो है लड़का 18-19 साल का, वो खद्दर का कुर्ता पैजामा और गांधी टोपी पहने था, ठीक है, गांधी टोपी पहने था, उसको बुलाया। उसने कहा जी बहन जी बताइए। बोली भैया हमारा फला फला मोहल्ले में, फला फला गली में, फला फला घर है, तो ये पोटली जो है ये जेवर की पोटली है, तो मेरे घर क्या पहुंचा दोगे। तो लड़का हतप्रभ, लड़के ने कहा कि आपने मुझ पर विश्वास कैसे कर लिया कि ये जेवर की भरी पोटली मैं आपके घर पहुंचा ही दूंगा। तो ये महिला क्या कहती है, ये कहती है कि पता नहीं मैंने तुम पर विश्वास किया या नहीं किया, लेकिन ये जो तुम गांधी टोपी पहने हो, जो खद्दर पहने हो, इस पर विश्वास किया, ठीक है। तो उस लड़के को इसलिए दे दिया कि ये तो गांधी का एक अनुयायी है, खद्दर पहने हैं, गांधी टोपी लगाए, इस पर विश्वास किया जा सकता है, जाओ तुम मेरे घर इसको पहुंचा देना। और आज खद्दर पहन के जो चोरी चल रही, जो खद्दर पहन के आए समझ लो भैया चोर हो सकता है। गांधी जी का खद्दर का मतलब ही इन्होंने बदल दिया नेताओं ने,
ये सब खद्दर पहन के चोरी कर रहे हैं, खद्दर पहन के क्या क्या कर रहे हैं वो तुम लोग सब सोशल मीडिया पे देख रहे हो। खैर, बहिष्कार का मतलब है बेटा किसी चीज का जो है एक तरीके से उसको तुम्हें उपयोग में ही नहीं लाना, उसको इग्नोर कर देना है, उसको रिजेक्ट कर देना, बहिष्कार। जैसे मैं कहूं कि कुछ बच्चे नाराज हो जाए, कुछ बच्चे नाराज हो जाए अपने घर में कि पापा से नाराज हो गए, मम्मी से नाराज हो गए, तो भोजन का बहिष्कार कर देंगे। इसका मतलब खाना नहीं खाएंगे। मम्मी करी खाना, मम्मी हमने भोजन का बहिष्कार कर दिया। अब जब तक हमारा पापा के साथ युद्ध विराम नहीं होगा, संधि नहीं होगी, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। तुम लोग अपने घर की जो लड़ाइयां भी ना ऐतिहासिक रूप से लड़ा करो, ठीक। चलो, अब अगली चीज क्या आ गई, करों का भुगतान ना करना, यानी हम कर नहीं चुकाएंगे, ये भी अब स्पष्ट हो गया, ठीक है, कि कर हम नहीं चुकाएंगे। वकालतें छोड़ेंगे, ये हो गया कि वकालत छोड़ देंगे, यानी न्यायालय का बहिष्कार करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगली बात आ गई न्यायालयों का बहिष्कार। सरकारी कर्मचारियों का इस्तीफा देना भी इस कार्यक्रम में शामिल था। एक कसम दिलाई गई कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चला जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन दिया जाएगा और हथियार लाइसेंस और अन्य ब्रिटिश नियंत्रणों का उल्लंघन किया जाएगा। समझ रहे हो कैसे होगा ये हथियार लाइसेंस, यानी कहीं कहीं हथियार जो है वो दिख भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। गांधी जी बड़े चालाक है भैया इस मामले में। दुनिया को लगती गांधी जी एकदम महात्मा है, अरे गांधी जी महात्मा है, गांधी जी जानते हैं देश कैसे आजाद होना है। ठीक है, हाँ चल, तो ये कुछ कार्यक्रम हो गए जो तुम लोगों को ध्यान रखने हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कार्यक्रम हुआ करते हैं। कुछ फैक्ट है यहां पर विस्तार से संबंधित। गुजरात में एक जिला है वलसाड़, वलसाड़ में एक जगह है धरसाना, ठीक है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर कुछ बड़े नेताओं ने नमक कानून को तोड़ा। सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, गांधी जी के बेटे थे मणिलाल गांधी, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। एक नमक बनाने की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के ऊपर इन्होंने जो है एक तरीके से कहें कि वहां जाकर ये नमक कानून भंग करना चाहते हैं। वहां बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज होता है। मतलब ये महत्वपूर्ण क्यों बन जाएगा, उसकी वजह क्या है, वहां बहुत बुरा लाठीचार्ज होता है, और इतना बुरा लाठीचार्ज कि उसको जो यूनाइटेड प्रेस का संवाददाता है ना, वेब मिलर, उसने रिपोर्ट किया है, वो वहां मौजूद था और उसने लिखा क्या, ये आंदोलन कैसे आजकल बहुत चल गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खूब ज्ञान बंटता रहता है, कांग्रेस के लोगों को, गांधी के लोगों को फांसी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत बवाला चलता है। अब ये सीन देखो, धरसाना, यहां जो लाठीचार्ज हुआ, क्यों तुम्हारे लिए प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और अहिंसा को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण। 100 मीटर की दूरी पे फैक्ट्री का गेट है, वहां लगी है पुलिस, पुलिस के पास मोटी मोटी लाठियां हैं, लाठी के ऊपर लगा है लोहा, पुलिस वाले खड़े हैं। जुलूस, ये जो सत्याग्रही है ये आते हैं और तकरीबन 150 मीटर पहले रुक जाते हैं। ये नहीं है कि पूरी भीड़ आएगी, धक्का मुक्की करेगी और पुलिस वालों को जो है पीट देगी, पटक देगी, दो चार है ना पत्थर वत्थर फेंकेगी, नो नॉट एट ऑल। पहले रुक जाएंगे, रुक गए, और रुकने के बाद 4-4, 6-6 लोगों की टीम, जत्थे बनाए गए, एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़े। फैक्ट्री में पुलिस को देख रहे हैं, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस वाले मुस्कुराने से थोड़ा मानेंगे, जैसे ये करीब पहुंचे वैसे उठाई लाठी, मारा, 4 लाठियों से लोग पीटे जा रहे हैं। और मिलर लिख रहे हैं, तुम लोगों ने वो वाला गेम देखा है ना, 3 उंगलियों में फंसा के ऐसे नीचे बॉलिंग किया जाता है ना, तो ऐसे ये खेल होता है जिसको कहते हैं टिम पेन। तो जो टिम पेन है, वो टिम पेन में भी इसी तरीके से बॉलिंग की खेल की तरह वो चीजें ऐसे ऐसे गिर जाती हैं। तो टिम पेन की तरीके से लोग गिर रहे हैं, ये मिलर लिख रहा है कि लाठी पड़ती है, गिर जाते हैं। जब वो गिर जाते हैं वहां, तो फिर वहां से एक एम्बुलेंस दस्ता चलता है, महिलाएं हैं एम्बुलेंस दस्ते में, वो आती है स्ट्रेचर लेकर, उनको लाद ले जाती है, और उसके बाद अगला जत्था चलता है मार खाने के लिए। या मार खाना, जब देखो ना कि ये फट गया है, एकदम मांस का लोथड़ा बाहर आ गया है, मिलर लिखता है कि खोपड़ियों के फटने की आवाज आ रही थी, ऐसी लाठियां पड़ रही हैं, ठीक है। तो ये जो आंदोलन था बड़ा अनोखा आंदोलन था, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसमें एक चीज आप ऐड कर लीजिए, जब लिख रहे हैं तो लिख लीजिए कि ये धरासना में जो हुआ था लाठीचार्ज, ये नमक फैक्ट्री पर सत्याग्रह था, ठीक है। इसको इसमें जोड़ लो, साथ साथ लिखते चली रहे होंगे, इसको जोड़ लो। अब देखो फिर आ गया वन कानूनों के खिलाफ आंदोलन। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, मध्य भारत में कई जगहों पर वन कानून तोड़े जाएंगे। वन कानून या जंगल कानून की बात हम लोग करेंगे जब हम लोग थोड़ा आदिवासियों की बात अभी करेंगे, ठीक है, आगे अभी 2-3 क्लास के बाद। जंगल कानून, जंगलों पे अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, तो आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो गया और वन कानून बना दिए, इसलिए आदिवासी बहुत परेशान है। गांधी जी ने क्या किया, आदिवासियों को और जंगलों के आसपास रहने वाली आबादी को भी आंदोलन से जोड़ दिया। किसान जुड़ चुके, ठीक है, मजदूर जुड़ चुके, शिक्षित मध्य वर्ग जुड़ चुका, महिलाएं जुड़ चुकी, अब आदिवासी भी जुड़ गए। गांधी जी के पास पैकेज के तौर पर सब कुछ है, ठीक है। हमने पहले भी देखा है कि पूर्वी भारत में चौकीदारी कर एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था। चौकीदारी कर जानते हो था क्या, तुमको लगता होगा चौकीदारी कर क्या होता? पहले जमींदार थे, कॉर्नवालिस के आने से पहले जमींदारों से कहा गया कि तुम अपने लठायत जो हैं उनको पुलिस वालों की तरह इस्तेमाल करो, तो लठायतों को पुलिस वालों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। कॉर्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था बनाई थी, तुम लोगों को याद होगा क्योंकि एकदम शुरुआती क्लासेस में जब हम लोग पुलिस वगैरह पढ़ रहे थे तो पढ़ा। उसने कहा कि अब चौकीदार की नियुक्ति होगी गांव में, सरकार चौकीदार बनाएगी, लेकिन चौकीदार का खाना खर्चा सब कुछ गांव से वसूल होगा, तो चौकीदार का कर लगा दिया, वही चौकीदारी करे। और चौकीदार है कौन, लाठी लिए जागते रहो जागते रहो, इनके घर में झांक लो, कोई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी तो नहीं हो रही,
कहीं क्रांतिकारी तो नहीं आ रहा है, इनके घर में कौन आ रहा कौन जा रहा, खद्दर पहने कितने लोग इनके गांव में दिखाई दे रहे हैं, सब खबर चौकीदार अंग्रेजों को दे रहा है। चौकीदार एक तरीके से गांव के अंदर मुखबिर है, जासूस है, इसलिए चौकीदारी करके विरुद्ध गुस्सा है। ठीक है, बंगाल में यूनियन बोर्ड का विरोध और चौकीदारी कर का विरोध। ठीक है, पूर्वी भारत हम लोगों ने देखा है। नेतृत्व कौन कर रहा है यहां पर? वही दो गुट, सुभाष चंद्र बोस, जेएम सेन गुप्ता। एक सवाल जो सीधा सीधा पूछा जा सकता है, कनिंघम सर्कुलर, एक तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको आज तुम लोग कहते हो ना, कनिंघम का सर्कुलर आया कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा एडमिशन के लिए या पढ़ाई को जारी रखने के लिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा कौन? अंग्रेज। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट में सबसे सही कैरेक्टर कौन है? जो किसी भी तरीके के अंग्रेज विरोधी काम में शामिल ना हो। क्रांतिकारियों से तो नहीं मिलता है, किसी मामले में जेल तो नहीं गया है, ठीक है, किसी मामले में जेल तो नहीं चला गया, कभी इसके ऊपर कोई अंग्रेज विरोधी गतिविधि का आरोप तो नहीं है, अगर है तो उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो कनिंघम सर्कुलर के विरुद्ध आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कहां चल रहा है? असम। ये तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, एक वेदर नयम नमक सत्याग्रह कहां हो रहा है? तमिलनाडु में। किसके नेतृत्व में? सी राजगोपालाचारी। तुम लोग नहीं जानते, बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े। तुम लोग अक्सर सुनते हो कि नेहरू जी नहीं होते प्रधानमंत्री तो सरदार पटेल होते। तो सरदार पटेल के साथ साथ एक और ऐसे नेता हैं जिनके लिए बड़ी चर्चा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री की दौड़ में हो सकते हैं, और वो है राजगोपालाचारी, तमिलनाडु में। ठीक है, तो वेदर नयम नमक सत्याग्रह तमिलनाडु। अब देखो अगला सवाल बड़ा आ सकता है कि खुदाई खिदमतगार कहां कहां हुआ करते थे? खुदाई खिदमतगार नाम का आंदोलन कहां चला? कहां? पश्चिमोत्तर भारत। कहां पर? जिसको NWFP, नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस या पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत कहते थे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, ये लिख लेना, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। तो ये खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार का मतलब क्या हुआ? खुदा के सेवक, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बहुत ही बढ़िया, खुदा की सेवा करने वाले, खिदमत करने वाले। और ये कौन है? ये है पठान। ठीक है, पठान है। तो ये पठानों के बीच में एक और चीज लिखो कि पठानों को अहिंसक संघर्ष में शामिल कर लिया। किसने? इसके नेता कौन हुए? खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत दुख होता है मुझे, अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूं, कभी नाम सुना राजगोपालाचारी का? नहीं सुना सर। कभी नाम सुना अब्दुल गफ्फार खान का? नहीं सुना सर। तो उस लिहाज से हमारे यूपीएससी के बच्चे अपने अतीत से अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं, क्योंकि सब पढ़ लेते हो तुम लोग। सवाल क्या क्या बना? खुदाई खिदमतगार आंदोलन कहां कहां था? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। दूसरा सवाल, खान अब्दुल गफ्फार खान इसके नेता हुआ करते थे। ऐसे पूछ सकते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने निम्न में से किस आंदोलन का संचालन किया या नेतृत्व किया, या खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेता कौन था? ऐसे सवाल यहां से बन सकता है। फिर ये जो है खुदाई खिदमतगार, ये लाल रंग का पठानी सलवार सूट पहनते थे। ठीक है, पठानी सलवार सूट पहनते थे लाल रंग का। तो कहा जाता था इनको लोग खुदाई खिदमतगार के नाम से कम बुलाते थे, लाल कुर्ती वाले, लाल कुर्ती वाले, लाल कुर्ती पहन के जहां आ गए, अच्छा पठान है, बाप रे पठान, भाई पठान का बच्चा। तुम लोग जानते हो कि हमेशा, बिल्कुल बिल्कुल, ये पठान का बच्चा, बहादुर कौम है पठान। तो इसलिए पठानों को अहिंसक बनाना बड़ा कठिन काम है। ठीक है, अहिंसक बनाना बहुत कठिन काम है। और 1926 में खान अब्दुल गफ्फार खान और गांधी जी पहली बार मिले। खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी से इतने प्रभावित हुए कि अहिंसक हो गए पूरी तरीके से, और जाके पठानों को अहिंसक बना दिया। अब बहादुर लोग जब अहिंसक हो जाते हैं तब आता है मजा। कमजोर आदमी अहिंसक नहीं हो पाता, कमजोर आदमी अहिंसक नहीं हो पाता। अहिंसक होने के लिए ज्यादा शक्ति की जरूरत है। तो जब खान अब्दुल गफ्फार खान अहिंसक हुए और गांधी के सिद्धांत को लेकर चले, तो जानते हो क्या हुआ? इनका एक नाम पड़ गया, कहा जाने लगा कि ये तो सीमांत गांधी हैं। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, अफगानिस्तान और तब के भारत को, यानी तब पाकिस्तान हुआ करता था, नहीं हुआ करता था ना, तो वो जो सीमा थी, दुरंड रेखा है ना, उसके पड़ोस, ये पेशावर के आसपास का इलाका, सीमांत गांधी कहलाने लगे खान अब्दुल गफ्फार खान। बहादुर कौम। तुम लोगों को याद कैसे रहेगा? शाहरुख खान को सब जानते हैं। शाहरुख खान के जो पापा हुआ करते थे, वो सबसे कम उम्र के खुदाई खिदमतगार थे। सबसे कम उम्र के खुदाई खिदमतगार कौन? शाहरुख खान के पिताजी। तो शाहरुख खान स्वाधीनता संग्राम सेनानी परिवार के बेटे हैं। अब तुमको याद हो जाएगा, अब शाहरुख खान के सहारे तुम देख लोगे सब कुछ। ठीक है, एक बार क्या हुआ, खान अब्दुल गफ्फार खान जेल में, खान अब्दुल गफ्फार खान जेल में, और वहां पर एक पठान है, वो खान अब्दुल गफ्फार खान को रोज समझाने बैठ जाता है, रोज समझाने बैठ जाता है। कहता है तुम सब पठान लोगों को जो है अहिंसक बनाती, ठीक है ना, ये ठीक नहीं करती। तो पठानों को ऐसे ही पोर्ट्रे किया जाता है ना कि वो जेंडर का वो नहीं होता है उनके अंदर, तो करती 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 तो नहीं करते हो तुम, भाई तुमने पठानों को अहिंसक बना दिया। ठीक है, गांधी ने तुमको ऐसा क्या दे दिया है कि तुम बस गांधी गांधी करते रहते हो। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान कहते ये बताओ कि तुम्हारा काम क्या है? तो बोला मेरा काम, मैं तो पुलिस में हूं, मेरा काम तुमको पकड़ना है।
तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ना, उन्होंने दोनों ऐसे वो पकड़ी सरिया जेल की। अब क्या तुम कभी फोटो देखना, खान अब्दुल गफ्फार खान और गांधी जी इतने, खान अब्दुल गफ्फार खान इतने, ठीक है, हाई डिफरेंस। पठान पकड़ी दोनों सरिया, ऐसे करके ऐसे दांत भींच के पूरी सरिया खोल दी। इसकी हालत खराब हो गई है ना, इनकी हालत खराब हो गई। हालत ये खराब हुई कि सरिया जो जेल की तोड़ी नहीं जा सकती, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उसको खोल दिया और बोले ये गांधी की वजह से तुम मुझे जेल में रखे हो, और अगर गांधी ना होते तो चिड़िया जो है ना पिंजरा तोड़ के फुर्र हो जाती। ठीक, खैर, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। और यहां पर हमें इस तरीके की बहुत सारी कहानियां, मैंने जैसे तुमको जोड़ दिया सीधे सीधे, लो भाई देखो, शाहरुख खान, और शाहरुख खान जो है उनके पिता सबसे कम उम्र के वो निकले। ठीक है, अब देखो अगला, रानी गाइडिल्यू। रानी गाइडिल्यू एक ऐसी नेता जिनके साथ तुम ये समझ सकते हो कि इनको जब एक बार जेल में डाला, ठीक है, जेल में डाला, तो उसके बाद उनको रिहा ही नहीं किया। इसी आंदोलन के बाद धार्मिक आंदोलनों से भी जुड़ी, और उसके बाद जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो नेहरू जी ने सबसे पहले उनको बाहर निकाला। ठीक है, बाहर निकाला। इनके बारे में कुछ तथ्य तुम लोगों को अलग से भी लिख लेने चाहिए, क्योंकि यहां से सवाल कभी भी बन सकता है, वो भी लिखवा देता हूं कहीं। तो इसी तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा रानी गाइडिल्यू और उनका मणिपुर, नगा नेता है, नगालैंड, नगा कंफ्यूजन होता है, नगा प्रदेश है, मूलतः मणिपुर से सक्रिय थी। ठीक है, हेराका आंदोलन पूरा इन्होंने चलाया, एंटी ब्रिटिश, तो इनकी गिरफ्तारी हुई। इसको लिखो, अभी बॉक्स बनवाऊंगा अलग से। अब देखो, जैसे सब आंदोलन चले वैसे ही सरदार पटेल के नेतृत्व में खेड़ा और बारडोली में एक आंदोलन चल रहा है, कर नहीं चुकाएंगे, यानी हर जगह कानून किसी ना किसी तोड़ दिया जाए। एक सवाल जो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि ब्रिटिश इंडिया से तमाम सारे लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया रजवाड़ों की तरफ, यानी जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, और वो घटना खेड़ा और बारडोली में होती है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में आपको यह ध्यान रखना है। अब जरा 1 मिनट ले लो, पूरी ये स्लाइड लिख डालो, फिर बॉक्स बनवाए। ठीक है, लिखा, डन कर लिया। चलो, तो अभी बॉक्स बनाओ, बॉक्स बनाओ, बॉक्स में लिखो, हेडिंग डालो, रानी गाइडिल्यू। रानी गाइडिल्यू, पहला पॉइंट लिखो, रानी गाइडिल्यू का जन्म मणिपुर में हुआ, मणिपुर में हुआ। उन्होंने हेराका आंदोलन, उन्होंने 13 साल की उम्र में, कर लो इसको, 13 साल की उम्र में हेराका आंदोलन में हिस्सा लिया, जो कि एक धार्मिक आध्यात्मिक आंदोलन था। साथ ही साथ यह उत्कट, ऐसे उत्कट का मतलब होता है जिसको तुम लोग कट्टर लिखते हो, एक शब्द तुम्हारे पास आ जाएगा, उत्कट। साथ ही साथ यह उत्कट ब्रिटिश विरोधी आंदोलन भी था। ठीक है, हेराका आंदोलन के नेता, हेराका आंदोलन के नेता जदोनंग, जदोनंग की 1931 में मृत्यु के बाद रानी गाइडिल्यू उसकी नेता बनी, और उन्होंने उत्तर पूर्व के लोगों के लिए एक स्थानीय धर्म, किंग काओ, किंग काओ, नहीं बेटा ये ऐसा है, नागा नेता है, इस फर्क को समझ लो तुम लोग, ये नागा नेता है, तो नागा नेता नागालैंड, लेकिन ये जिस जगह पर इनका जन्म हुआ वो जन्म जो है वो मणिपुर का है, इसलिए ये मणिपुर की रानी कही जाती है, और इसीलिए तुम्हें एनसीईआरटीज वगैरह में मणिपुर की रानी मिलेंगी। ठीक है, नागालैंड नहीं, इनका प्रभाव केवल मणिपुर तक सीमित नहीं है, उसके आगे भी है, लेकिन कुल मिलाकर अगर कोई एक प्रदेश जो चिन्हित करना हो तो जहां से वो शुरुआत में सक्रिय नहीं है, जहां उनका जन्म हुआ वो मणिपुर है। ठीक है, तिंग काओ धर्म की पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया। ठीक है, और रानी गाइडिल्यू ने अपने इस शुद्धतावादी
दरअसल ये हेराता है ना, उसको कहते हैं शुद्ध, ठीक है, उसका मतलब है शुद्ध। अपने इस शुद्धतावादी आंदोलन में गांधी जी का राजनीतिक दर्शन स्वीकार कर लिया और नागा आदिवासियों को ब्रिटिश विरोधी बनाया। परिणाम स्वरूप 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद वो लगातार सक्रिय। रानी गाइदिल्लू पर दरअसल एक किताब अभी प्रकाशन विभाग से, नेशनल बुक ट्रस्ट वगैरह से आई है, तो इसका मतलब है कि गाइदिल्लू पर एक इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, तो एक सवाल अलग से गाइदिल्लू पर पूछा जा ही सकता है, ठीक है। तो लिखो, इसके बावजूद वो लगातार सक्रिय रही। 1937 में रानी गाइदिल्यू से जवाहरलाल नेहरू मिले और उन्हें रानी तथा पहाड़ों की बेटी जैसी उपाधियां दी। अब ये सवाल आ गया ना कि गाइदिल्यू जो है उनको रानी किसने कहा? उनको रानी कहा जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। चलो, तो ये हो गया विस्तार, ये तुम लोगों ने लिख लिया। अब जरा हेडिंग डालो, सविनय अवज्ञा आंदोलन का दमन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दमन। वॉइस बफरिंग, मनोज सैनी ने लिखा है वॉइस बफरिंग। जरा बताओ, कोई प्रॉब्लम है? बाकी लोग भी बताओ जरा, वॉइस में कोई प्रॉब्लम लग रही है? वॉइस ठीक है, मतलब मेरी आवाज पहुंच रही है? तुम लोग पहले जरा कंफर्म करो। ऑल ओके, ठीक है। चलो, तो बेटा मनोज एक बार रिफ्रेश करो, ठीक है, रिफ्रेश करो। ओके, अब दमन की बात करते हैं, ठीक है। हेडिंग डालो। अंग्रेजों ने शुरुआत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को हल्के में लिया, परंतु शीघ्र ही आंदोलन का दमन शुरू हो गया। देश भर में 30,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 110 लोग पुलिस गोलीबारी में मारे गए। कांग्रेस को, अगला पॉइंट, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, कॉमा, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई तथा सभी बड़े नेता या तो भूमिगत हो गए, भूमिगत से मतलब ये नहीं कि गड्ढा खोदा भीतर चले गए, छुप गए, या गिरफ्तार कर लिए गए। चार मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। अगला पॉइंट लिखो। दरअसल 1930 के उत्तरार्ध में किसान आंदोलन व आदिवासी आंदोलन
उग्र होने लगे थे। ठीक है, अब एक बार फिर क्या हुआ, किसान और आदिवासी उग्र हो रहे हैं। ठीक है, उग्र होने लगे थे, पूर्ण विराम। कांग्रेस कांग्रेस के नेता जेल में थे और समृद्ध किसान व व्यापारी वर्ग का समर्थन घटने लगा था। परिणाम स्वरूप गांधी जी अब समझौते के लिए तैयार थे। अब ये देखो समझौता क्या है, ये तुम्हारे लिए मेंस के हिसाब से बहुत जरूरी है। गांधी जी की रणनीति। ठीक है, गांधी जी की रणनीति को हम कैसे देखें, इस रणनीति में इसके 3 चरण हैं। ठीक है, 3 चरण है। पहला क्या है, संघर्ष, लड़ाई करो। ठीक है, और संघर्ष में हम चले जाएंगे एकदम चरम पर। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई भी आंदोलन लगातार लंबा नहीं चल सकता, धीरे धीरे वो घटने लग जाएगा, और जब वो घटने लग जाएगा तो हमें क्या करना है, समझौता कर लेना है या शांति स्थापित कर लेनी है। ठीक है, फिर आप चुपचाप चलते रहिए आगे। एक समय फिर आएगा जब आप फिर से आंदोलन को खड़ा कर सकते होंगे, आप फिर से क्या करेंगे, आप आंदोलन में चले जाएंगे। ठीक है, आंदोलन या संघर्ष। ठीक है, तो ये क्या है, संघर्ष चरम पर पहुंच रहा है, आंदोलन धीरे धीरे उसका विकास किया, उसके बाद वो घटने लगेगा। जब घटने लगेगा तो समझौता या शांति की ओर धीरे से आगे बढ़ जाए। क्यों, उससे फायदा क्या होगा, फायदा यह होगा कि जनता का दमन बच जाएगा, जनता को बहुत दमन का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है, जनता बहुत लंबे समय तक आपके साथ नहीं रह सकती। अब समृद्ध किसान है, आंदोलन का समय ऐसा रखना चाहिए जब किसान जो है उनकी फसल वसल लगी हो, खेत में ज्यादा काम ना हो, तो वो आंदोलन में है, लेकिन आंदोलन लंबा खींच रहा है। अब भैया खेत है, खेत में गुड़ाई करानी, जुताई करानी, रोपाई करानी, सिंचाई करवानी, खेत का काम शुरू होगा, तो समृद्ध किसानों का सपोर्ट इसलिए घटने लगेगा कि उनको खेतों में जाना है। व्यापारी कितने दिन साथ देगा, बाजारें बंद है, थोड़े दिन के बाद व्यापारी कहेगा कि भैया अब थोड़ा बिजनेस कर ले, बहुत घाटा हो गया, तो समर्थन घटने लगता। तो गांधी जी की रणनीति को क्या कहते हैं, संघर्ष, शांति, संघर्ष। ठीक है, स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल। ठीक है, स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल। इसके बारे में लिखो, एक बॉक्स बनाओ, यहीं पे एक बॉक्स बनाओ और बॉक्स में लिखो गांधी जी की रणनीति। गांधी जी की रणनीति, पहला पॉइंट, गांधी जी की रणनीति को, गांधी जी की रणनीति को, गांधी जी की रणनीति को संघर्ष, शांति, संघर्ष, संघर्ष, शांति, संघर्ष की रणनीति कहा जाता है। ये बॉक्स में लिखना, गांधी जी किसी भी आंदोलन या संघर्ष, किसी भी आंदोलन या संघर्ष का समर्थन घटने पर किसी ना किसी बहाने से समझौते या शांति की ओर बढ़ने की थी, समझौते या शांति की ओर बढ़ने की थी। ठीक है, क्योंकि जन आंदोलन, जन आंदोलन ऐसे लिखना, जन आंदोलन यानी जन आंदोलन। ठीक है, इसको जन आंदोलन भी लिख सकते हो, दोनों तरह से लिखा जाता है। क्योंकि जन आंदोलन या जन आंदोलन में जनता की भागीदारी, में जनता की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है, और जनता बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक संघर्ष में नहीं रह सकती,
इसलिए गांधी जी बड़े आंदोलनों को बहुत लंबा नहीं खींचते और जनता को विश्राम देते हैं। मतलब जनता अब जाए, आंदोलन खत्म हो गया भैया, रिलैक्स हो गए, दुकान पर वापस चलो, काम पर वापस चलो, खेत में वापस चलो, ठीक है, तो आदमी आएगा, वरना खाएगा क्या? ठीक है, तो ये अगला पॉइंट लिखो। जन आंदोलन की दृष्टि से गांधी जी की रणनीति बेहद सफल थी। क्योंकि जन आंदोलन की समाप्ति के बाद शांतिकाल में गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रम के सहारे जनता को सामाजिक निर्माण कार्य में जोड़ लेते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात। क्यों? आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन हमने 18 रचनात्मक कार्यक्रम देखे ना। कांग्रेस के लोग खद्दर पहन के सुबह सुबह जा रहे हैं और बस्ती में, गांव में, मोहल्लों में झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं कि भाई स्वच्छता रखनी है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, ठीक है, छुआछूत को खत्म करने की बात कर रहे हैं, महिलाओं की मुक्ति की बात कर रहे हैं। तो लोग सक्रिय हैं, लेकिन उनको अपना काम धंधा नहीं बंद करना पड़ा, क्योंकि इस काम के लिए लोगों को जेल नहीं जाना है, लोगों को गोली नहीं खानी, लोगों को लाठी नहीं खानी, आराम से काम चल रहा, जनता जुड़ी भी है और आंदोलन से ब्रेक भी मिल गया, तो बहुत सफल है। ठीक है, दूसरी चीज लिखो, रचनात्मक कार्यक्रम वाली बात आ गई, आखिरी बात इसमें लिख लो कि इसीलिए गांधी जी को दुनिया का सबसे बड़ा जननायक कहा जाता है। दुनिया में बहुत सारे आंदोलन हुए आज तक, 2025 तक की भी बात कर लो, इतने लोग किसी आंदोलन में शामिल नहीं हुए जितने गांधी जी ने शामिल कर लिया। रूस में क्रांति हुई, मुट्ठी भर लोग, चीन में क्रांति हुई, मुट्ठी भर लोग, एक सेना, उस सेना, उसके सिंपैथाइजर्स, इतने सारे लोग नहीं कि उसमें जाकर के शामिल हो गए। ठीक है, तो ये चीज हमें दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक, कि गांधी जी का ये रणनीति। अब वापस आ जाओ मेन वाले टेक्स्ट के ऊपर, जो हम लोग कह रहे थे, समर्थन घटने लगा था। अगला पॉइंट लिखो, भागीदारी की दृष्टि से, भागीदारी यानी जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, भागीदारी की दृष्टि से सविनय अवज्ञा आंदोलन अब तक का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। स्त्रियों की भागीदारी अभूतपूर्व थी और इसे महिलाओं की आत्ममुक्ति का आंदोलन, पहली बार वो मुक्त हो गई हैं, इसे महिलाओं की आत्ममुक्ति का आंदोलन कहा जा सकता है, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर सार्वजनिक राजनीति में शामिल हुई। यहां पर एक छोटा बॉक्स बना लो, छोटा बॉक्स लिखो, गांधी जी ने एक बार, छोटे बॉक्स में लिखो, गांधी जी ने एक बार मृदुला साराभाई से कहा था, हाइफन लगाओ, कोट अनकोट यानी इन्वर्टेड कॉमास में, मैंने महिलाओं को रसोई घर से निकालकर सड़कों पर
ला खड़ा किया है। अब यह महिलाओं की जिम्मेदारी है, अब यह तुम महिलाओं की जिम्मेदारी है कि उन्हें वापस ना जाने दें, कि उन्हें वापस न जाने दें। ठीक है, अगला लिखो पॉइंट, अगला पॉइंट, बॉक्स के बाहर आ जाओ, बॉक्स बंद करो। किसानों के बीच गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हुए थे, पूर्ण विराम, इसलिए किसानों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी प्रकार कानून तोड़ने के, इसी प्रकार कानून तोड़ने की आक्रामकता, कानून तोड़ने की आक्रामकता की वजह से छात्रों एवं युवाओं का, छात्रों एवं युवाओं का तथा तथा शहरी शहरी मध्य वर्ग का समर्थन भी इस आंदोलन को मिला। आखिरी पॉइंट लिखो इसका, परंतु असहयोग खिलाफत, परंतु असहयोग खिलाफत आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन की तुलना में मुस्लिम प्रतिभागिता, यानी मुस्लिमों का जो भाग लेना है उसमें मुस्लिम प्रतिभागिता लगभग नगण्य, लगभग नगण्य रही। ठीक है, नगण्य रही। अब देखो यहां से एक बात, मामला कहां से शुरू हुआ था? गांधी जी का 11 सूत्रीय मांग पत्र किसको दिया था? इरविन को। इरविन ने उसको नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, इरविन ने उसको नजरअंदाज कर दिया। यह आंदोलन की यहां से शुरुआत हुई और अभी आंदोलन कहां पर आ गया? आंदोलन जो है ये तो हो गया संघर्ष का आरंभ। ठीक है, यहां से शुरू हुआ। उसके बाद ये क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने छेड़ दिया। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद में आ गया क्या? गांधी इरविन समझौता। क्यों कर रहे थे गांधी इरविन समझौता? वो हम लोगों ने अभी समझा कि गांधी जी अब समझ गए कि आंदोलन में बहुत दिनों तक रहा नहीं जा सकता क्योंकि जनता अब अपने कामों पर वापस जाएगी, तो गांधी इरविन समझौता हो गया। ये क्या है? जाहिर सी बात है, इसमें लिखा ही हुआ है, ये हो गया समझौता। तो ये जो इरविन के साथ ये दो धड़े हैं, इनको समझ गए ना? यहां से शुरू हुआ आंदोलन और आंदोलन के बाद में गांधी इरविन समझौता हो गया। गांधी जी ने एक मांग पत्र दिया, इरविन ने अनदेखा किया, आंदोलन हुआ। गांधी जी समझौता करने को बाध्य इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आंदोलन का समर्थन घटेगा। ठीक है ना? लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि इरविन मजबूर है कि किसी भी तरीके से गांधी जी समझौता कर ले। ठीक है, तो ये समझौता होता है 5 मार्च 1931। ठीक है, 5 मार्च 1931। इसको डेट इसलिए समझते चलेंगे क्योंकि एक सवाल जो कठिन सवाल बनाया जा सकता है, बहुत सारी गतिविधियां एक साथ हो रही हैं, पहले से बाद के क्रम में लगाने की बात हो सकती है। ठीक है ना? ये समझौता हो गया। हुआ क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये जो के बाद ये जो समझौता गांधी जी कर रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं कि इसको हम केवल स्थगित कर रहे हैं, वापस नहीं ले रहे हैं। ठीक है, समझौते पर बात बन गई। तो अब तुम अगली पहले ये बना दो, उसके बाद लिखो गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, गांधी जी इरविन के साथ समझौते पर तैयार हुए क्योंकि जन समर्थन घट रहा था, जबकि इरविन समझौते के लिए इसलिए तैयार हुए, जबकि इरविन समझौते के लिए इसलिए तैयार हुए क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन अत्यंत सफल हुआ। गांधी जी ने इस समझौते के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया
और निम्न मांगों पर सहमति बनी। निम्न मांगों पर सहमति बनी, डैश लगाओ और लिखो। पहला पॉइंट, व्यक्तिगत उपयोग के लिए या उपभोग के लिए, व्यक्तिगत उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया। पहली जीत नमक पर ही हो गई, ठीक है। व्यक्तिगत उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया, यानी अपने लिए आप नमक बना सकते हैं, ठीक है ना। अरे भैया ज्ञानेश तुम रुक जाओ बेटा, अगर तुम मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो तो तुम आ जाओ, तुम पढ़ा दो। मैं एक फ्लो में चलूंगा, उस फ्लो के हिसाब से बात करूंगा। अगर तुमको मुझसे ज्यादा आता है तो प्लीज तुम मेरी क्लास मत लो। मैं बहुत खुश होता हूं, बहुत इंकरेज करता हूं, लेकिन जब आप फ्लो को बार बार डिस्टर्ब करते हैं तो मुझे फिर एक समय पर गुस्सा आता है। क्या प्रभाव पड़ा तुमको पता है, इसीलिए तुम ज्यादा पूछ रहे हो, ठीक है, तो तुम मत पढ़ो, दैट इज ऑल। मेरा टॉलरेंस लेवल ना मत चेक किया करो। तुम इतने दिन से पुल कर रहे हो, तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हारा अपना जो है ना, तुम्हारा ऑप्शनल का सब्जेक्ट हो सकता है, तुम अपने सवाल लाओगे एंड आई एम नॉट बाउंड टू आंसर ऑल ऑफ दिस। फ्लो में क्लास को चलने दीजिए। अगर आप मतलब मुझसे आगे आगे भागेंगे तो इसका मतलब है कि आप मुझसे बड़े विद्वान हैं, आपको मेरी क्लास लेने की जरूरत नहीं है। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जैसे शब्दों से मुझे बड़ी चिढ़ है। इस धरती पर अगर मॉडर्न इंडिया तुमको मुझसे बेहतर कोई पढ़ा रहा है, आप जाइए पढ़ लीजिए। चैलेंज है, चैलेंज। क्या तरीका है, क्या प्रभाव पड़ा यह तो बता दीजिए कम से कम। तुमको कुछ नहीं मिल रहा क्लास में, यू जस्ट गो आउट। ये जो ज्ञान का टोकरा खोपड़ी पे लेके बैठे हो बेटा ना, ये अहंकार जो है मिट्टी में मिला देगा, क्योंकि गुरु के सामने समर्पण करके ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं बैठे हो। मैं देख रहा हूं लगातार, मैं बोल रहा हूं, बहुत दिनों से देख रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं। सर आप मेरे हर सवाल को मेंस के लिए जो है उपयोगी कहकर ना कहकर के और ऑप्शनल का कहकर के टाल देते हैं। टाल देता हूं भाई, तुम्हारे अलावा यहां हजारों बच्चे हैं। एक एक स्टूडेंट की डिमांड को मैं केटर यहां पे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सबका नुकसान होगा। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ज्ञानेश, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, नहीं लोगे क्लास, बहुत अच्छा करोगे, मेरी बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। ज्यादा आने कम आने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है यहां पर आपकी रिक्वायरमेंट केटर करने का। एक फ्लो में चल रहे हैं, अभी चरण चल रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं कुछ और। अब आप कहिए कि ये तो बता दीजिए कम से कम, यानी मैंने कुछ नहीं बताया, ज्यादा से ज्यादा कुछ बताया नहीं मैंने, कम से कम बताना है। उसके बाद ठीक है सर नहीं लूंगा, एक क्वेश्चन ही पूछा था, अरे इस एरोगेंस को ना याद करोगे, अभी कर लो तैयारी वैयारी। इतना वीआईपी नहीं होना चाहिए। अच्छे सवाल पूछने वाले बच्चों को मैं बहुत इंगेज करता हूं, लेकिन आप जो है ना ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर क्लास में मत आए, कृपया करके, कृपया करके। आपकी मैं इंडिविजुअल कोचिंग नहीं कर रहा हूं, ये क्लास है, और क्लास में अपनी तरह से पढ़ाऊंगा। मैंने बहुत शुरुआती क्लासेस में तुमको बोल दिया है, सबको बोल दिया है कि हर क्लास का, हर टीम का एक गुंडा होता है ना, जैसे वो शाहरुख खान का डायलॉग, हर क्लास में एक बंदा होता है। मैं बताऊंगा कैसे क्लास चलेगी। तो मुझे ये कम से कम वाले पे गुस्सा आ रहा है। अरे जान दे दो यार, बॉक्स भी बना लो, ये भी प्रश्न कर लो, वो भी सवाल लिख लो, ये भी पॉइंट आ रहा है, यहां से सवाल बन सकता है, ये एनालिसिस है, यहां से ऐसे समझ लो, तो ये तो बता दीजिए कम से कम। मैं फिर कहता हूं, मेरे से बेहतर टीचर, घमंड की बात नहीं है, प्रोफेसर बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी की ट्रेडिशन से आया हूं, इसलिए दावा करता हूं मुझसे बढ़िया मॉडर्न इंडिया का टीचर अगर मिल जाए तो पढ़ लो जाके, ठीक है, पढ़ लो जाकर। और जितनी मेरी डिग्रीज है, ठीक है, कुछ तो तुम अपनी ताकत भी लगाओगे ना ज्ञानेश, कुछ तो तुम अपने से भी पढ़ोगे, लिखोगे, सोचोगे, विचारोगे। इंटरव्यू में जो पूछ लिया गया उसके इंटरव्यू में तैयारी कर लेना, बात को समझो, ठीक है। ज्यादा मतलब मैं फिर कहता हूं कि हमेशा आपको इज्जत देनी चाहिए उस व्यक्ति को जो आपसे अधिक काबिल हो, और अगर आपको लगता है मैं आपसे अधिक काबिल नहीं हूं, आप चलिए छोड़ दीजिए। मैं नहीं बोलता हूं यार, मैं कहता हूं ना कि मुझे जब कोई चीज ऑफेंड कर जाती तब मैं बोलता हूं। ये कम से कम वाला जो तंज है ना, ये मुझे बुरा लग रहा है। सवाल बुरा नहीं लग रहा, तुम लिख रहे हो कभी मैं देखूंगा कभी नहीं भी देखूंगा। सर प्रभाव तो बता दीजिए कम से कम। अरे प्रभाव नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है? अभी गांधी अरविंद पैक्ट पे है, अभी अगला चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरू होगा, 34 में फाइनली सस्पेंड होगा, 31 में तुमको हम प्रभाव बता दे। एक फ्लो बनने दो यार। 34 में जो बात आनी है वो 31 में हम तुम्हारी वजह बता दें, और फिर तुम लिख दो कम से कम। ये कम से कम है। मेरी क्लास के नोट्स लेकर के बच्चे ना घूमते हैं, भैया मॉडर्न यहां से पढ़ी हमने, कहानी की तरह सुना दूंगा, इस कॉन्फिडेंस से घूमते हैं, ठीक है, इस कॉन्फिडेंस से घूमते हैं, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता। मेरे पढ़ाए बच्चे ब्यूरोक्रेसी से लेकर के किंग्स कॉलेज लंदन और कॉलेज ऑफ वूस्टर तक में बैठे हुए जो मुझे याद करते हैं कि मुझे बनाने में सर का योगदान है। तो भैया थोड़ा सा मुझे ना ये कम से कम वाली भाषा में मत प्रश्न पूछो। प्रश्न है तुमको, फिर मैं कह रहा हूं, लगे कि ठीक है इनसे पढ़ना चाहिए तो आ जाओ। मैं आज के बाद डांटने के बाद तुमको पता है अगले दिन मैं उसको भूल जाता हूं,
मैं तो कमेंट बॉक्स इसलिए देख नहीं रहा हूं क्योंकि तुम लोगों के यहां कमेंट बॉक्स देखने का मतलब है डिरेल हो जाना, ठीक है, डिरेल हो जाना, इसलिए मैं कमेंट बॉक्स नहीं देख रहा हूं, अब नहीं देखूंगा और भी। चलो पहला पॉइंट, व्यक्तिगत उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया। दूसरा पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दमन के लिए बनाए गए अध्यादेशों को, ऐसे अध्यादेश जो ऑर्डिनेंसेस जो निकालती है, पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा, अध्यादेशों को वापस लेने पर सहमति बनी। अहिंसक राजनीतिक कैदियों की रिहाई, पूर्ण विराम। 90,000 से अधिक राजनीतिक कैदी रिहा हुए, ब्रैकेट में लिखो, सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए इरविन सहमत नहीं हुए, या हुआ लिखो यार, ताकि इज्जत दो, इरविन सहमत नहीं हुआ, पूर्ण विराम, ये ब्रैकेट में लिखना सब। इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी का मुद्दा भी शामिल था। सभी का मतलब हुआ हिंसक अहिंसक दोनों। इरविन ने कहा केवल अहिंसक मामले, जो अहिंसक सत्याग्रह है उनसे जुड़े हुए, पिकेटिंग हुआ, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, ठीक है, या किसी भी प्रकार से जो है सविनय अवज्ञा में कानून भंग करना हुआ, ऐसे मामलों में जो राजनीतिक बंदी पकड़े गए उनको रिहा करेंगे। तो तकरीबन 90,000 रिहा हुए, ठीक है। लेकिन हिंसक मामलों में, जैसे सॉन्डर्स की हत्या हुई, ठीक है, दशहरा बम कांड हुआ, या अन्य तरीके की जो गतिविधियां हैं, उनके कैदियों को हम रिहा नहीं करेंगे, ये बात हुई, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, का मामला भी शामिल था। इरविन ने गांधी जी को आश्वासन दिया कि भगत सिंह आदि की फांसी पर अलग से विचार किया जाएगा, इसे समझौते की शर्त बनाने पर इसे समझौता बनाया जाए, ऐसे लिख दो, इसे समझौते की शर्त ना बनाया जाए, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी कपड़ों, ठीक है, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरना अब गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। कितनी बड़ी जीत है, इससे पहले सब गैर कानूनी है, और अब अगर विदेशी कपड़ों की दुकान के बाहर धरना हो रहा है तो वो गैर कानूनी नहीं, शराब की दुकान पे धरना हो रहा है तो गैर कानूनी नहीं है, ठीक है, गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। अगला पॉइंट, अंग्रेज सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों से दंड नहीं वसूलेंगे, और इस्तीफा देने वालों से नरमी से पेश आएंगे, ठीक है, नरमी से पेश आएंगे। आखिरी पॉइंट इसी में लिखो, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझौते के तहत स्थगित कर दिया और कांग्रेस
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गई। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गई। ब्रैकेट में लिखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन गांधी इरविन समझौते से पहले ही हो चुका था। ठीक है, हो चुका था। और यहीं पर एक बॉक्स बनाओ जिसमें लिखो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ताकि तुमको ध्यान रहे क्रम के तौर पर। पहले अगर मैं क्रम बनाता चलूं, कहीं लिखना तुम लोग प्रथम गोल मेज सम्मेलन, क्योंकि अगर कठिन वो बने तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यहां पर तुम्हें एक साथ घटित होती दिख रही हैं, वहीं पर यूपीएससी सवाल बना लेती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, इससे पहले सविनय अवज्ञा शुरू हो चुका है, फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन होगा। ठीक है, डेट तुमको पता है, ये हो गया नवंबर। अभी हम लोग इसको देखेंगे नवंबर 30 से जनवरी 31 तक। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, गांधी इरविन समझौता होगा। फिर 23 मार्च 31 को फांसी हुई ना, भगत सिंह आदि को फांसी। ठीक है, भगत सिंह वगैरह को फांसी हुई। उनकी फांसी के थोड़े दिन बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन होगा। कराची अधिवेशन होगा। ये घटनाओं का एक सीक्वेंस तुमको कहीं पर अभी लिख लेना है। जो मैंने अभी जो बॉक्स बनवाया उसको जरा देखो। समझौता हुआ, ठीक है, बिल्कुल सोनाली, वहीं से मतलब जो है वो किताब ही इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि मेरे साथ सबसे ज्यादा फायदा उस किताब को पढ़ने से होगा। समझौता हो गया और समझौते के तहत गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने को राजी हो गए। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो चुका है और कांग्रेस ने इसका पहले बहिष्कार किया हुआ था, इसलिए कांग्रेस इसमें गई नहीं। कब हुआ? ठीक है, नवंबर 30 से जनवरी 31 के बीच में। ठीक, फिर अध्यक्षता कौन कर रहा है? रैमजे मैकडोनल्ड, जो मैकडोनल्ड का तुम लोग बर्गर खा रहे हो उसी नाम का एक प्रधानमंत्री भी है। ठीक है, रैमजे मैकडोनल्ड अध्यक्षता कर रहा है। जॉर्ज पंचम ने इसको क्या कहा? शाही दीर्घा। सवाल क्या है? जॉर्ज पंचम ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन को शाही दीर्घा कहकर संबोधित करा, क्योंकि कौन है? राजा है। और यहां क्या हो रहा है? ब्रिटिश इंडिया के 58 प्रतिनिधि और 16 रजवाड़े राजा इसमें शामिल हुए। राजा जहां जाते थे ना, एकदम बढ़िया शेरवानी, एकदम बढ़िया वाला अपना पगड़ी, उसके अंदर पंख लगे हुए और जड़ाऊ मोती वोती से कलगी लगी हुई और जगह जगह जेवर वेवर से पहने हुए, मूछे पे ताव दिए हुए बढ़िया से बैठते थे, तलवार वलवार लेकर। तलवार निकलती नहीं थी अंग्रेजों के सामने, लेकिन तलवार लेकर बैठे। शाही दीर्घा, ऐसा लगा दरबार लगा हुआ जॉर्ज पंचम का, तो शाही दीर्घा कहा। तो एक तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन वाली चीज, इसको जरा नोट कर लो। ठीक है, कांग्रेस शामिल हुई नहीं, इसमें कुछ बात बनी नहीं। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वगैरह से संबंधित चीजें अभी हम लोग इसमें आगे मैं आपको लिखवाऊंगा जब इसका कॉन्टेक्स्ट आएगा। इसको लिखने के बाद कहीं पर हाशिए पर क्रम लिख लो। सविनय अवज्ञा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी और कराची अधिवेशन। ठीक, 1930-31 की घटनाओं का क्रम। ठीक है, क्रम। ठीक, 1 बज गया है, क्रम तुमने लिख लिया। क्लास का शेड्यूल टाइम हो गया है। तो क्लास को यही खत्म करेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन पर रुक गए हम लोग। कल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, मैकडोनल्ड अवार्ड, पूना समझौता और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इतनी बात हम लोग शुरुआती 10 मिनट में कर लेंगे, 10 से 15 मिनट में। और फिर हम लोग कल अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में फिर से। ठीक है, चलो मिलते हैं कल।